ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। लेट एफ बी एन इंटायर फंक्शन, तुम्हारे पास एक इंटायर फंक्शन दिया गया है एफ के नाम से, सच दैट कि एवरी इंटीजर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब इंक्लूडिंग 1 को लेके सभी इंटीजर जो कि 1 या फिर 1 से बड़ा हो उनके करस्पॉन्डिंग एक इनफाइनाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इनफाइनाइट सेट मिलेगा एक्स के, सच दैट वो इनफाइनाइट सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स का फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा 1/k। अभी यहाँ पे इसके बाद तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट दिया गया है जो तुम्हारे स्क्रीन के सामने विजिबल है। तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा या फिर कौन कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है, ठीक है। देखो इसका जो दिए गए जो इंफॉर्मेशन है, जो 2 लाइंस का जो इंफॉर्मेशन है, इसको तुम्हें ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हम समझते हैं। देखो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन था, एक तो इंफॉर्मेशन था फंक्शन मेरा इंटायर, ठीक है, ओके। एक और इंफॉर्मेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि के, हर एक के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि मैंने यदि के इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं, मतलब लेना ही है, हर एक के बोला गया है फॉर एवरी इंटीजर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि के इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 2, के इक्वल्स टू 3, के इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सभी के लिए मेरे पास एक इनफाइनाइट सेट मिलेगा। ध्यान दो ये जगह पे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट है, इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। एक इनफाइनाइट सेट मिलेगा एक्स के, तो यहाँ पे के हमने 1 लिया तो x1, तो x1 क्या है बेटा, एक इनफाइनाइट सेट है। तो बोला जा रहा है ये इनफाइनाइट सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन सभी का फंक्शनल वैल्यू जो है वो है 1/k। तो k हमने 1 लिया तो यहाँ पे 1 होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू x1, ठीक है। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग एक इनफाइनाइट सेट ध्यान दो, ठीक है ना। मैं बार बार यहाँ पे जोड़ इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो x2 मुझे मिल गया एंड x2 में रहने वाले हर एक एलिमेंट के लिए उनका फंक्शनल वैल्यू जो है वो बन जाएगा 1/k, यानी कि 1/2 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू x2। ऐसे करके तुम समझ सकते हो k इक्वल टू 3 के लिए एक इनफाइनाइट सेट मिलेगा x3, सच दैट f ऑफ z इक्वल्स टू 1/3 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू x3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तुम समझ सकते हो कि दिए गए इंफॉर्मेशन जो है वो क्या बता रहा है। अभी मैं क्या करेंगे, अभी मैं ऑप्शन सी में सीधा मूव करेंगे। ऑप्शन ए एंड बी को जो है ये हम थोड़ा सा बाद में करते हैं, ठीक है ना। इसको फिलहाल के लिए ये दोनों को अभी होल्ड पर रखो, ठीक है। अच्छा, तो मैं सी पे सीधा मूव करता है। सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है कि द सेट एक्स के इज अनबाउंडेड फॉर ईच के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देखो हमने यहाँ पे सी पे सीधा मूव इसीलिए किया क्योंकि देखो हमने यहाँ तक तो कर लिया ना। अभी यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन था वो इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके तुम अभी तक इतना बता सकते थे कि सर x1, सर x2, सर x3 जो भी सर सेट है ये सभी सेट है इनफाइनाइट सेट, मतलब इनके अंदर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं। अभी इनफाइनाइट ये जो सेट है ये सेट तो बाउंडेड भी हो सकता है। जैसे कि मानो मैंने रियल लाइन पे ही बात किया, मानो ये जो सेट है बेटा ये सेट तो इनफाइनाइट सेट है बट ये सेट है बाउंडेड, यानी कि इनफाइनाइट सेट इंफॉर्मेशन दिया गया है लेकिन ये सेट का बाउंडेडनेस के बारे में कोई भी जानकारी तुम्हारे पास अभी तक तो नहीं है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि बेटा हमने तुम्हें इनफाइनाइट सेट का इंफॉर्मेशन तो दे दिया, अभी क्या तुम यहाँ से बाउंडेडनेस के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो। लेट्स सी कमेंट कर सकते हैं कि नहीं। देखो अभी यहाँ पे मेरे पास मैंने मानो एक मतलब मैंने ये पकड़ लिया कि ये जो एक्स केज है, मतलब ये जो हर एक एक्स के है ये बाउंडेड है। अनबाउंडेड पूछा गया है ना, मैंने पकड़ लिया कि नहीं ये बाउंडेड है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फॉर ईच के, मतलब जितने सारे के हैं ना सभी के लिए वो जो एक्स के हैं ये सभी होगा अनबाउंडेड। मैंने पकड़ लिया कि ना ये होगा बाउंडेड, सभी एक्स के लिए ये होगा बाउंडेड, राइट। अच्छा,
तो k इक्वल्स टू 1 को लेके ही चर्चा करते हैं पहले। तो इसके लिए मेरा x1 जो है ये मेरा बाउंडेड, मैंने यहां पे पकड़ लिया कि इफ पॉसिबल लेट कि ये मेरा बाउंडेड। बेटा ये जो पॉइंट है, ये जो x1 है, इस x1 में रहने वाले जितने सारे सदस्य है वो हर एक सदस्य के लिए फंक्शनल वैल्यू क्या है बेटा? तुम बोलो सर फंक्शनल वैल्यू है 1, जो हमने अभी अभी नोट किया। इज इट ओके? वेरी गुड। तो ये फंक्शनल वैल्यू अटेन होगा कितने सारे पॉइंट्स पे? तुम बोलो सर फॉर ऑल z बिलोंग्स टू x1 दिए गए कंडीशन के अनुसार। और ये जो x1 है, ये x1 है सर इनफाइनाइट सेट। वेरी गुड। अच्छा, इफ तुम्हारे पास क्या था बेटा? एक था सर, इफ था एंटायर फंक्शन, इफ मेरा एंटायर था। अच्छा, x1 जो है ये है सबसेट ऑफ c। x1 मेरा क्या है? इनफाइनाइट। x1 मेरा इनफाइनाइट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड x1 मेरा बाउंडेड भी है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो मैंने अभी एक फंक्शन कंसिडर कर रहे g ऑफ z। कैसे फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं? एफ ऑफ जेड माइनस 1। तो यहाँ पे ये जो g ऑफ जेड है, g ऑफ जेड फंक्शन भी मेरा इंटायर फंक्शन है, क्योंकि एफ फंक्शन इंटायर है, यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा 1, तो एफ फंक्शन g फंक्शन भी मेरा इंटायर फंक्शन होगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इज इट ओके? वेरी गुड। अभी देखो, अभी हमने यदि यहाँ पे ये बताया कि फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एक्स के मेरा जी ऑफ जेड जो है ये मेरा 0 होगा। मेरे साथ एग्री कर तो यस और नो, मेरे साथ एग्री कर तो यस और नो। हर एक जेड बिलोंग्स टू x1 के लिए मेरा जी ऑफ जेड का वैल्यू 0 के बराबर होगा। एग्री कर तो यस और नो, एक बार बताओ यस और नो, राइट। तो यहाँ पे ये तो देखो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू x1 के लिए फंक्शनल वैल्यू तो 1 है, तो ये तो 0 होगा ही। अभी देखो ये 0 हो गया फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू x1। अभी ये जो है ये x1 मेरा इनफाइनाइट भी है, इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड। तो इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड सेट के पास एक लिमिट पॉइंट होता है। तो ये इंप्लाई करता है कि x1 मस्ट हैज ए लिमिट पॉइंट। अभी देखो ये जो x1 मेरा है, x1 है सबसेट ऑफ c। तो ये जो लिमिट पॉइंट मानो मैंने नाम दे दिया x स्टार, ठीक है। तो ये x स्टार जो है ये x स्टार बिलोंग करेगा c में। इज इट ओके? तो ये लिमिट पॉइंट इसके अंदर जब बिलोंग कर गया और यहाँ पे ये सेट के हर एक सदस्य के लिए फंक्शनल वैल्यू मेरा 0 के बराबर हो गया, दैट मीन्स मेरा g फंक्शन जो है बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी थ्योरी g फंक्शन मेरा हो जाएगा 0 के बराबर फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c के लिए मेरा g फंक्शन हो जाएगा 0 के बराबर फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c के लिए, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे अभी ये जब फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए जी ऑफ जेड का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू हो गया 1 के बराबर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। यानी कि एफ फंक्शन मेरा बन गया एक कांस्टेंट फंक्शन। कब बन गया? जब मैंने बाउंडेड पकड़ लिया। बेटा ये यदि कांस्टेंट फंक्शन बन गया तो यहाँ पे ये वैल्यू को तुम कैसे पहुंच पाओगे, ये वैल्यू की तरफ तुम कैसे पहुंच पाओगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फंक्शन तो मेरा कांस्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने यदि यहाँ पे इफ पॉसिबल लेट मैंने यदि यहाँ पे बाउंडेड पकड़ लिया, इन केस में फंक्शन मेरा यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है, दैट मींस बाउंडेड। हम कुछ भी करें गलती से भी हम x1 x2 x3 किसी को बाउंडेड नहीं पकड़ सकते। दैट मींस हर एक x के जो है वो सभी है अनबाउंडेड। यानी कि ऑप्शन सी में दिए गए जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी देखो तुम ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट ए बाउंडेड सीक्वेंस zk such that zk belongs to xk for each k greater than equals to 1। यानी कि वहां पे यदि एक बाउंडेड सीक्वेंस मिल जाए zk के नाम से, zk क्या है? एक सीक्वेंस है, मतलब z1 z2 z3
Z4, Z5 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एक सीक्वेंस यदि मिल जाए, यहाँ पे यू शुड नोट दैट पॉइंट, इट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस यदि मिल जाए, दे आर एग्जिस्ट ए बाउंडेड सीक्वेंस सच दैट, जिसके कारण Z के बिलोंग्स टू X के फॉर each k greater than equals to 0, that means zk belongs to x के, मतलब z1 ये x1 पे रहेगा, z2 ये मेरा देखो zk belongs to xk for all k, ठीक है ना। तो k दोनों सफिक्स सेम है, तो z1 belongs to x1, z2 belongs to x2, z3 belongs to x3 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे जो है यदि ऐसे हो जाए तो एफ फंक्शन के पास एटलीस्ट एक जीरो मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, एक यहाँ पे एक बात ध्यान दो कि मेरे यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये मेरा बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाउंडेड सीक्वेंस मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट, दैट मींस बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो कि कन्वर्जेंट होगा। लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन बताओ। लिमिट पॉइंट, हियर आई एम नॉट आस्किंग अबाउट लिमिट, हियर आई एम आस्किंग अबाउट लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है बेटा? तुम बोलो सर लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन है किसी एक सीक्वेंस का यदि लिमिट पॉइंट मिल जाए तो वो सीक्वेंस के पास एक सब सीक्वेंस, यहाँ पे जेड के सीक्वेंस था तो मैं जेड के एन, ठीक है ना, ये एक सब सीक्वेंस ले लेंगे, ये सीक्वेंस मेरा कन्वर्ज करे किसी एक पॉइंट अल्फा पे, क्योंकि ये बाउंडेड है। एक सब सीक्वेंस, एटलीस्ट एक सब सीक्वेंस मुझे मिलेगा ही मिलेगा। बाउंडेड सीक्वेंस मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट, इसी से। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो यहाँ पे एक सब सीक्वेंस मेरे को मिल गया जो कि कन्वर्जेंट है, बाउंडेड, ठीक है ना। तो इसके कारण यहाँ पे देखो, ये जो जेड के एन है, तो जेड के एन ये मेरा बिलोंग करेगा एक्स के एन पे। अभी ये जो सब सीक्वेंस है ये कैसे बन रहा है वो तो मुझे नहीं पता, इतना पता है कि एक मिलेगा। अभी वो मुझे नहीं पता कि वो क्या क्या मिलेगा, मतलब उसमें रहने वाले सदस्य क्या क्या होगा वो मुझे नहीं पता। जैसे कि मानो ऐसे भी हो सकता है ये सब सीक्वेंस कि मानो Z1 को लिया, फिर मानो Z10 को लिया, फिर मानो यहाँ पे Z11 को लिया, फिर मानो यहाँ पे Z21 को लिया एंड सो ऑन। ये सब सीक्वेंस भी हो सकता है। मुझे अल्टीमेटली नहीं पता कि ये कौन से सब सीक्वेंस है, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ पे ये जो सफिक्स है, ये सफिक्स है तो इंटीजर, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये Z1 बिलोंग करेगा X1 पे, ये Z10 बिलोंग करेगा X10 पे, ये Z11 बिलोंग करेगा X11 पे एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या मिलेगा, इतना पता है कि ये ऐसे होगा। अभी ध्यान दो, यदि ये Z1 X1 पे बिलोंग करे तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ Z1 का वैल्यू क्या होगा? तुम बोलो सर 1 होगा। यदि ये Z10 X10 पे बिलोंग करे, देखो मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूं कि ये X10 से ही आएगा, ये X11 से ही आएगा, मैं तुम्हें बस समझाने के लिए मैंने एक ऐसे ही आर्बिट्ररी एक हवा में एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे Z के एन ये है सब सीक्वेंस। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ना इसका सब सीक्वेंस कौन सा सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इतना पता है कि इसका लिमिट पॉइंट मिलेगा। तो मैं तुम्हें ऐसे ही समझाने के लिए एक ऐसे दिमाग में एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पे तुम्हें जस्ट यहाँ पे समझा रहे हैं हम तुम्हें, ठीक है ना। तो यहाँ पे X10 जो है, तो X10 में ये रहने के कारण एफ ऑफ Z10 का वैल्यू क्या होगा? ये होगा 1/10। X11 में रहने के कारण एफ ऑफ Z11 का वैल्यू क्या होगा? 1/11 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यानी कि मेरे पास ये जो Z के एन जो है, ये मेरा यदि अल्फा पे जाए तो मेरे पास एफ ऑफ Z के एन जो है, इनका वैल्यू क्या होगा? 1/kn होगा, राइट। यहाँ पे जो सफिक्स है ये सफिक्स ही यहाँ पे आएगा। इज इट ओके? अभी ये जो सफिक्स है तो इंटीजर, है तो इंट, जैसे यहाँ पे 10 हुआ, 11 हुआ, मानो यहाँ पे X2 यहाँ पे 21 ना है, 2 मिलियन है, ऐसे भी हो सकता है, बहुत बड़ा बड़ा सीक्वेंस का टर्म्स है, ठीक है ना। तो ऐसे भी हो सकता है। इतना है कि बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा, इसका मतलब ये है कि ये बाउंडेड है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका तुम्हें टर्म्स के बारे में पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 2 मिलियन, यानी कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे ये जो भी है ये हाउएवर क्लोज टू 0 बन रहा है। यानी कि मेरे पास ये जो Z के एन ये मेरा यदि अल्फा पे चला जाए तो यहाँ पे फंक्शन था एंटायर फंक्शन, दैट मींस फंक्शन एनालिटिक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के कारण यहाँ पे एफ ऑफ Z के एन
ये मेरा जाएगा एफ ऑफ अल्फा पे। अभी जो मैंने बताया एफ ऑफ जेड के एन, ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, हाउएवर क्लोज टू जीरो, हाउएवर क्लोज टू जीरो हो रहा है, यानी कि ये जो है ये कहां पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। दैट मींस ये जीरो, लेकिन ये तो चला गया एफ ऑफ अल्फा पे, यानी कि एफ ऑफ अल्फा जो है ये जीरो के बराबर है। अभी यहाँ पे ये जो बाउंडेड सीक्वेंस है, ये बाउंडेड सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होता है, सीक्वेंस कहां से ले रहे हो तुम ये सीक्वेंस बना रहे हो सी से, तो उनका लिमिट पॉइंट भी तो सी के अंदर होना चाहिए। तो एक लिमिट पॉइंट अल्फा मिल गया सी के अंदर, जिसमें फंक्शनल वैल्यू मेरा जीरो के बराबर, तो फंक्शन मेरा जीरो को अटेंड तो कर गया, हाँ या ना बता दो। दैट मीन्स यहाँ पे तो वही बोला जा रहा है कि इट अटेन्स, मतलब इट हैज अ जीरो, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाउंडेड है तो एक सबसीक्वेंस है तो वो सबसीक्वेंस के कारण फंक्शनल वैल्यू जाएगा उसके लिमिट पॉइंट पे, एंड लिमिट पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल वैल्यू वो जाना चाहिए था जीरो पे, तो लिमिट पॉइंट का जो फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू जो लिमिट पॉइंट का है वो जीरो के बराबर हो गया। दैट्स इट। तो यहाँ पे ये जो है ये भी इसका सही जवाब हो गया, यानी कि मेरे यहाँ पे अभी तक मैं यदि बताए बेटा इसका सही जवाब बताओ ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अभी देखो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी के बारे में। देखो ऑप्शन बी बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सेट एक्स, एक इनफाइनाइट सेट मिलेगा जिसके कारण फंक्शनल वैल्यू जीरो होगा। यहाँ पे भी सेम बात, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एन नॉन एम्प्टी क्लोज सेट, यहाँ पे इनफाइनाइट सेट, यहाँ पे नॉन एम्प्टी क्लोज सेट, सच दैट फंक्शनल वैल्यू जीरो होगा। मतलब फंक्शनल वैल्यू जीरो होगा या नहीं होगा इसके बारे में ही दे आर आस्किंग, इसके बारे में ही वहां पे पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा अभी देखो इसको करने के लिए क्या करो तुम, देखो एक बात तुम्हें यहाँ पे हिट करना है, देखो एक बात तुम्हें यहाँ पे ये हिट करना है कि ये जो फंक्शनल वैल्यू मेरा एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/k, ये अटेंड हो रहा है कितने सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे। अभी कोई फंक्शन यदि एक पॉइंट को इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे अटेंड करते हुए जाए तो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट क्या स्ट्राइक होना चाहिए कि वो फंक्शन पीरियोडिक। अभी देखो तुम ये सोचो कि एक ऐसे पीरियोडिक फंक्शन जो कि मेरा हर एक पॉइंट 1/k को अटेंड कर रहा है लेकिन जीरो को अटेंड नहीं कर रहा है, क्या वहां पे डज देयर एग्जिस्ट ऐसे फंक्शन जो कि इंटायर है। देखो दिमाग में फर्स्ट ये आते हैं एक इंटायर फंक्शन जो कि जीरो को अटेंड नहीं करता। देखो इंटायर फंक्शन का रेंज जो है, इंटायर फंक्शन का रेंज एट मोस्ट जीरो, मतलब सी से एक पॉइंट को हटा के मतलब हटा सकता है, एक से अधिक पॉइंट को हटा नहीं सकते बाय पिकास लिटिल थ्योरी। आई रिपीट, इंटायर फंक्शन का रेंज मतलब इंटायर फंक्शन सी से एटमोस्ट एक पॉइंट को लीव कर सकते हैं, एक से अधिक पॉइंट को लीव नहीं कर सकते। अभी तुम मुझे एक ऐसे एग्जांपल दो फंक्शन का जो पीरियोडिक है, जो जीरो को भी लीव कर रहा है, जो इंटायर भी है, जीरो को भी लीव कर रहा है, पीरियोडिक भी है, इंटायर भी है। तो तुम क्या बोलोगे, सर मेरे दिमाग में एक ही एग्जांपल आता है ई रेज़ टू द पावर जेड। सर इंटायर, यस। सर लीव कर रहा है ओनली जीरो को, यस। पीरियोडिक, यस, क्योंकि इसका पीरियड जो है तुम यहाँ पे कर सकते हो 2n पाई ऐसे करके आयोटा, ठीक है ना, तुम ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये पीरियोडिक भी है, तो पीरियोडिक है दैट मींस एक वैल्यू को वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स पे अटेंड करेगा, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स पे वो अटेंड करेगा। अभी ये जो इंटायर फंक्शन है, इंटायर फंक्शन सी का हर एक सदस्य को अटेंड करता है, तो यहाँ पे ये जो ई रेज़ टू द पावर जेड है ये तो 1/k को अटेंड करेगा ही करेगा, वो भी करेगा इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे। इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स तुम क्या करो, जो पॉइंट भी अटेंड कर रहे, जैसे कि मानो तुमने 1/2 ले लिया तो तुमने ई रेज़ टू द पावर log ऑफ 1/2 प्लस 2n पाई आयोटा कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये फंक्शन 1/2 अटेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी तुम 2πn आयोटा करोगे तो ये cos 2πn प्लस i sin 2πn वो हो जाएगा म्यूट, cos 2πn दे देगा 1। तो ये तुम्हारे पास में तो इतने सारे पॉइंट्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जेड, सबके लिए ये 1/2 को अटेंड कर गया। वैसे भी ऐसे सोचना भी नहीं है, तुम देखो ना इंटायर फंक्शन है तो ये पूरे सी को हर एक पॉइंट को अटेंड करेगा, केवल एक पॉइंट लीव करने का परमिशन है, लीव करेगा ही करेगा ये नहीं बोल रहा, परमिशन है। तो दिमाग में ये घुमाओ कि कौन से ऐसे फंक्शन है जो कि जीरो को लीव कर सकते हैं लेकिन इंटायर भी है, पीरियोडिक भी है, तो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट आएगा इंटायर फंक्शन ई रेज़ टू द पावर जेड। तो इसी फंक्शन के सहायता से
तुम इसको एंड इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये कभी भी जेड एफ ऑफ जेड को 0 अटेंड कभी ना करे। दैट मीन्स इसका आंसर, मैं यदि पूरे पेज को इरेज करके एक बार फाइनल तरीके से बता दे तो इसका आंसर हो जाएगा ये गलत, ये गलत, ये सही, ये सही। सी एंड डी होगा इसका सही जवाब। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हारे प्रिपरेशन में एक गाइडेंस की जरूरत है, चीजें को ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, क्वेश्चंस का इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन का सामना करना है, कि सिस्टमेटिक ट्रैक में तुम्हारे प्रिपरेशन को कन्वर्ट करके, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करके एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के तुम्हारे प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है ना, इस नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर देना है, और तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को प्रैक्टिस के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन है सभी हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू एंड टोटली अपडेटेड, तो वो टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा सभी होगा एकदम न्यू, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा, एंड सभी होगा हाईली कंसेप्चुअल। तो वो बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।